गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको जो बड़ी दूरियों के मापन में, पहले छोटी दूरियों का मापन बताया था किस विधि से करते हैं, फिर बड़ी दूरियों के मापन में आकाशीय पिंडों के आकार का मापना, उनके आकार किस प्रकार से मापते हैं वो समझाया था। तो आज हम लंबन विधि से समझाएंगे कि आपको आकाशीय पिंडों, पृथ्वी से आकाशीय पिंडों की दूरी अगर ज्ञात करनी है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो ये लंबन विधि है, ये आप नोट्स बने हुए, ये आप नोट्स भी तैयार कर लेंगे। मैं इसमें समझा भी रहा हूँ कि अगर पृथ्वी पर कोई बिंदु, दो बिंदु मान लेते हैं हम, पृथ्वी पर कोई दो बिंदु मान लेते हैं, ए बिंदु और बी बिंदु। यहाँ से किसी एक ही समय पर इसकी ओर देखा जाता है, ग्रह की ओर देखा जाता है, एक ही समय पर देखा जाता है। तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो थीटा ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद आपको ये जो है, ये आपको पता है, जब इसको देखेंगे तो एक चाप बनाएगी, ये वाली चाप, ये जो है ए बी, इसकी चाप हो जाएगी। और ये इस ग्रह के लिए ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, ए पी त्रिज्या हो जाएगी, और ये चाप हो जाएगी बी। इसको हमने मान लिया बी दूरी है, इस चाप की दूरी बी मान ली हमने। जो पृथ्वी के दो बिंदु मानेंगे तो उसकी चाप की दूरी की मान ली बी। अब इसकी तुलना में, ये दूरी की तुलना में ये चाप बिल्कुल बहुत कम है, तो इसके लिए हमने इस चाप को ए बी ही मान लिया। इसको हम ए बी ही मान सकते हैं, तो ये आधार ए बी मान सकते हैं। तो ए बी की भी माप आप क्या मान लेंगे, हम बी मान लेंगे। क्यों कि इस ग्रह से पृथ्वी तक की दूरी की तुलना में ये जो दूरियां हैं वो बहुत कम होंगी। ठीक है, ए और बी बिंदु की दूरियां बहुत कम होंगी, तो इसलिए हमें इसको चाप के स्थान पर इसको हम ए बी ही मान सकते हैं, बी दूरी। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगा के कोण बराबर चाप बड़े त्रिज्या से थीटा बराबर कोण आपका थीटा निकाला आपने, और ए बी ये हो गई माप ए बी, और बड़े ये त्रिज्या हुई डी। तो इस फॉर्मूले से थीटा बराबर बी अपॉन डी, ये तो बी मान लिया हमने, बी अपॉन डी। और डी क्या है इसका, डी ये हो गई इसकी त्रिज्या, इसकी दूरी, ऊंचाई, ग्रह से ये त्रिज्या हो गई। तो डी बराबर बी अपॉन थीटा। तो यहाँ से हम डी का मान, ये दूरी यहाँ से, ये त्रिज्या दूरी होती है, वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। क्योंकि अगर ये भी निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ही होगी, यहाँ से की इस चाप तक की दूरी यही रहेगी, डी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की डी रहेगी। लेकिन इसमें और इसमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, बहुत निग्लिजिबल है, तो हम इसको डी ही मान लेते हैं टोटल को। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन थीटा। तो आपको बी और ये वाला मान और आपको थीटा पता है, थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे, एक समझ से देखते हैं तो आप इस दूरी की माप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका ये नोट्स है, ये आप बना ही लेना। उसके बाद अब आता है द्रव्यमान का मापन। अभी तक था लंबाई के मापन में, अब आपका आता है द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। अब द्रव्यमान का मापन, तो मापन के प्रकार के अनुसार द्रव्यमान को दो प्रकार होता है। द्रव्यमान दो प्रकार का होता है, कौन सा, एक होता है जड़त्वीय द्रव्यमान और दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो जड़त्वीय द्रव्यमान में क्या होता है, वस्तुओं का वह गुण जिससे वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व तो आपको पता ही होगा, जड़त्व क्या है, जड़त्व आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जड़त्व, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अगर गतिमान गाड़ी पर, मतलब एक गाड़ी पे चल रहे हैं, लगातार गति से है, उस पर चल रहे हैं, अचानक उसके ब्रेक लगने से आपका शरीर आगे की ओर झुक जाता है। क्यों कि आपका शरीर जो है लगातार गतिमान रहना चाह रहा है, वो उसमें ब्रेक लगने से वो गतिमान रहना चाह रहा है, अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाह रहा है। तो यही क्या है जो विरोध कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व। यानी वस्तुओं का वह गुण जिसमें वह अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। तो रेखीय गति में किसी वस्तु का जड़त्व जिस द्रव्यमान पर निर्भर करता है उसे जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। मतलब जो रेखीय कोई गति कर रहा है, कोई वस्तु रेखीय गति कर रही है, तो उसमें जो जड़त्व उत्पन्न होगा तो उस द्रव्यमान पर, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि अगर इस वस्तु में द्रव्यमान कितना है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही जड़त्व ज़्यादा होता है, ज़्यादा द्रव्यमान में ज़्यादा जड़त्व होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान। द्रव्यमान के कारण जो बनता है, तो आपका जड़त्वीय द्रव्यमान m प्रोपोर्शनल √T हो जाएगा। तो यहाँ से m1² अपन m2², ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा जड़त्वीय द्रव्यमान के लिए। अब देखो सेकंड पॉइंट है आपका गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब गुरुत्वीय द्रव्यमान में क्या है, गुरुत्वीय द्रव्यमान किसी वस्तु पर पृथ्वी के कारण आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को निर्धारित करता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या करता है कि पृथ्वी के कारण किसी वस्तु पर बल जो आरोपित हो रहा है, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित हो रहा है, वो निर्धारित करता है, बल को निर्धारित करता है। इसका मापन स्प्रिंग तुला से ज्ञात किया जाता है। एक स्प्रिंग जो तुला होती है इस प्रकार से कुछ होती है, स्प्रिंग तुला इस प्रकार से स्प्रिंग तुला होती है,
इसका मापन स्प्रिंग तुला से किया जाता है। यहाँ पर कोई वस्तु लटका दी जाती है, स्प्रिंग तुला से किया जाता है। और स्प्रिंग तुला में क्या होता है, वो एक हुक के नियम का, हुक के नियम, किसका नियम होता है, हुक का नियम, इसमें लिखा नहीं हुआ है, हुक के नियम पर डिपेंड होती है, हुक का नियम। तो ये जो तुला होती है हुक के नियम पर कार्य करती है, ठीक है। यदि द्रव्यमान m1 तथा m2 द्वारा स्प्रिंग तुला में खिंचाव x1 और x2, दो द्रव्यमान लटकाए गए हैं। एक द्रव्यमान m1 वाली एक स्प्रिंग ये है, इसमें एक द्रव्यमान यहाँ से लटकाया गया है, ठीक है, और एक स्प्रिंग ये है स्प्रिंग तुला, ठीक है। तो इसमें भी आपका एक द्रव्यमान ये लटकाया गया है। तो मान लो ये आपका m1 द्रव्यमान हो गया, ये आपका m2 द्रव्यमान हो गया। तो इसमें जो खिंचाव आएगा, उसमें खिंचाव मान लिया x1 है और इसमें खिंचाव x2 है। तो खिंचाव इस पर डिपेंड करेगा इसके द्रव्यमान पर। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा खिंचाव होगा, जितना कम द्रव्यमान होगा तो कम खिंचाव होगा। तो खिंचाव x1 व x2 है, तब m1/m2 बराबर x1/x2। तो ये इनका द्रव्यमान का रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया गुरुत्वीय द्रव्यमान, मतलब कुछ जड़त्व, मतलब जो द्रव्यमान का मापन किया जाता है उसके जड़त्व पर आधारित और कुछ गुरुत्वीय पर आधारित। अब देखो समय का मापन, तो ये तो देखो आपका लंबाई का मापन पहले था, फिर आपका द्रव्यमान का मापन, अब आपका आता है समय का मापन। तो समय का मापन क्या होता है, ऐसी कोई भी घटना जो नियमित अंतराल के साथ स्वयं को दोहराती है, घड़ी का कार्य करती है। कोई भी घटना ले लो जो लगातार एक नियम से दोहरा रही है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो लगाती है ना, लगातार एक निश्चित स्थिति में चक्कर लगाती है, एक चक्कर पूरा होने के बाद दोबारा उसी चक्कर में आ जाती है, दोबारा उसी चक्कर पे आती है। मतलब जो भी एक नियमित गति से अपने कार्य को दोहराने लगती है, तो क्या किसका कार्य करती है, घड़ी का। जैसे घड़ी भी तो है जो आपको 1 से लेकर 12 तक बजती है, फिर 1 से फिर 12 तक रिपीट करती है, अपने से कार्य को रिपीट करती है। तो वही ऐसी कोई भी घटना जो नियमित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, घड़ी का कार्य करती है, वो क्या कहलाती है, घड़ी कहलाती है। तो समय मापन की कुछ विधियाँ हैं, जैसे सौर जो घड़ी होती है वो भी इस ग्रहों पर डिपेंड होती है। तो सौर घड़ी से भी हम समय का मापन करते हैं। और सौर क्वार्टज क्रिस्टल घड़ी होती है, परमाणु घड़ियाँ होती है, मूल कणों का क्षय होता है और रेडियो एक्टिव डेटिंग होता है। तो ये सब क्या किसका कार्य करते हैं, ये घड़ी का कार्य करते हैं। तो इनसे हम क्या समय का मापन कर सकते हैं, ठीक है। अगला है मापक यंत्र का अल्पतमांक एवं यथार्थता सीमा। मापक यंत्र का अल्पतमांक, अब आप अल्पतमांक क्या होता है ये समझो पहले, फिर यथार्थता सीमा का समझो। किसी मापक यंत्र द्वारा यथार्थता से मापी गई न्यूनतम दूरी को उस यंत्र की अल्पतमांक कहते हैं। मतलब कोई यंत्र है, उसकी जो न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी जो आप निश्चित रूप से माप सकते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस यंत्र की क्या बोलते हैं, अल्पतमांक, ठीक है। और किसी यंत्र के जिस सीमा तक यथार्थ मापन किया जा सकता है, मतलब एक कम से कम दूरी माप नहीं सकते हो, तो वो है अल्पतमांक कहलाएगा। और जिस सीमा तक, लास्ट तक जिस सीमा तक आप उसे माप सकते हो, तो वह उसकी यथार्थता की सीमा कहलाती है, उसकी यथार्थता की सीमा कहलाती है। इसका मान उस यंत्र की अल्पतमांक के बराबर होता है। इसका जो अल्पतमांक होगा तो उसके मान के बराबर होगा। तो बच्चों आज हम आपको इतना ही समझाएंगे, आपको आज के लिए इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको, ठीक है। बाय।